हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका सौरभ सर क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं जो अभी हाल ही में आपका पेपर हुआ जनवरी में। उसका एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन पेपर्स का और देखेंगे कि कहाँ पर थोड़ी कमी रह गई। जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जहाँ पर नहीं क्लियर कर पाए हैं, क्या कमियां हैं, उन चीज़ों को उजागर करना है। क्योंकि 2025 में तो क्रैक करना ही करना है। बिल्कुल भी माइंड में ये लेके मत बैठिएगा कि एग्जाम नहीं देना है, ज़रूर देना है और इस बार तो बहुत ही बढ़िया करना है। इसके लिए एक बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी मैंने आज पहले ही चैनल में अपलोड की है कि एक राजेश जी करके एक सज्जन है जो 51 इयर्स ओल्ड है एंड ही इज द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, एमएनसी में कंपनी में है। और ही क्वालिफाइड दिस एग्जामिनेशन, नेट एग्जाम, एंड नॉट ओनली क्वालिफाइड बट ही गॉट 99.9 परसेंटाइल एंड दिस इज रियली फैबुलस। सीखने की इच्छा होती है ऐसे लोगों से कि जीवन में कभी भी हारा नहीं जा सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर का एनालिसिस और वो सारे क्वेश्चंस जो बार-बार आते हैं, जो दोबारा आ सकते हैं, जो इस बार भी आपके एग्जामिनेशन का हिस्सा बनेंगे। लेट्स स्टार्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पर कमी रह गई, कहाँ पर और थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। पूरा पेपर एक साथ नंबर वाइज डिस्कस नहीं हो रहा है, ठीक है? मैं कोशिश कर रही हूँ कि जिन एग्ज़ामिनेशंस में जिन क्वेश्चंस पे ज़्यादा ये कहिए कि बार-बार जो रिपीट हो रहे, जो बार-बार पूछे जा रहे, उन क्वेश्चंस को हम लोग पहले देखेंगे। उसी हिसाब से तैयारी भी चलेगी। क्योंकि जो रीस्टार्ट करेंगे हम इस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी का, वो कुछ ऐसा करेंगे कि कहीं पर अभी थोड़ी भी गलती ना निकले। So which of the following were the initiative taken during the third 5-year plan? इनमें से कौन से वो कदम हैं जो 5 साल की जो योजना थी उसमें से उठाए गए, उस योजना के अंतर्गत लिए गए कदम हैं? रिमूवल ऑफ द डिप्लोमा कोर्स सिस्टम, प्रोविजन फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेस, establishment of additional college including regional engineering colleges, appointment of working group on technical education, less emphasis on trained manpower। ये जो प्लान है 5 ईयर प्लान, ये आपके एग्जाम में एकदम ऐसा है कि आना ही आना होता है और इसमें तैयारी एकदम मजबूत वाली चाहिए। मैं आपको सारे ही इम्पोर्टेंट जो प्लान्स हैं उसके बारे में ज़रूर डिस्कस करके बताऊँगी। बट फिलहाल यहाँ जिस प्लान के लिए पूछा गया है पहले वो तो डिस्कस कर लेते हैं। भई यहाँ पर आपसे थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में पूछा गया है। ये जो तीसरा पंचवर्षीय योजना था, पंचवर्षीय योजना थी, ये कब आई है? ये आपका 1961 से 1966 के दौरान, यानी ये 5 वर्ष चली थी, ठीक है? जहाँ पर शिक्षा का बहुत ही विस्तार किया गया है, उसे काफ़ी डेवलप करने की तरफ कदम उठाए गए थे और टेक्निकल एजुकेशन के तरफ काफ़ी फ़ोकस किया गया था। तो यहाँ पर अगर मैं इस 5 ईयर के जो थर्ड 5 ईयर प्लान है उसको ध्यान दूँ कि कौन-कौन से इनिशिएटिव हुए थे, तो डिप्लोमा सिस्टम जो है वो खत्म हो गए थे ऐसा कहा जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं हुआ था। ठीक है? कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज़ को येस बिल्कुल उनके लिए प्रोविज़न लाया गया था, पत्राचार पाठ्यक्रमों को भी मैनेज किया गया था, उनकी व्यवस्था की गई थी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एडिशनल कॉलेज इंक्लूडिंग रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, तो जो इंजीनियरिंग यानी क्षेत्रीय जो इंजीनियरिंग कॉलेज थे उनको भी इंक्लूड किया गया, उनको भी सम्मिलित किया गया है, तो बिल्कुल ये भी सही बात है, सम्मिलित किया गया था, ठीक है। इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑन टेक्निकल एजुकेशन, बिल्कुल ये भी हुआ है, टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया है जैसे कि मैंने आपको बताया, तो वर्किंग ग्रुप का बिल्कुल यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुआ है, ठीक है। चलिए, और लेस एम्फेसिस ऑन ट्रेन्ड मैन पावर, ये कैसे हो सकता है? ट्रेन्ड मैन पावर पे लेस एम्फेसिस डालने को कहा गया है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो यदि मान लीजिए नहीं भी आता है, तो भी हम ई को तो पहले ही कट कर देंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ट्रेन्ड टीचर नहीं चाहिए, ट्रेन्ड मैन पावर नहीं चाहिए, तो हो ही नहीं सकता। तो आपका ऑप्शन बी, सी एंड डी ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है? आई होप क्लियर हो गया होगा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, ये ईज़ी था। आप पहले एक बार हाँ, एजुकेशन प्लान मैंने आपसे डिस्कस करने थे ना, तो पाँचों प्लान के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके 5 ईयर प्लान के साथ जुड़े हुए हैं, जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी किताब में पढ़ेंगे तो आपको ये काफ़ी सारे लंबे-लंबे पॉइंट्स नज़र आएँगे। बट मैं यहाँ पर 1-2 पॉइंट डाल के इम्पोर्टेंट बस मेंशन कर रही हूँ ताकि आपको डेट्स याद रहे,
और इससे कंसर्न जो मॉडल है वो, और दूसरा इम्पोर्टेंट नाम, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट ईयर प्लान 1951 में आया, और ये प्लान लाने वाले जवाहरलाल नेहरू थे, जिसका फोकस हुआ कि भाई एग्रीकल्चर इरिगेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी जरूरी है। अगर इस मॉडल का ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई किस पे बेस्ड है, तो हैरेड-डोमर मॉडल पर ये प्लान बेस्ड था। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 और 1961 तक चला, जिसे डिजाइन किया गया था पीसी महालनोबिस के द्वारा। इसीलिए महालनोबिस प्लान भी इसे कहा जाता है, जो एम्फेसाइज करा था इंडस्ट्री की तरफ कि भाई ठीक है, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है, बट इंडस्ट्रीज जो हैं अगर वो डेवलप होंगी तो इंडिया भी डेवलप करेगा बहुत ही तेजी स्पीड में। तो इसे हम महलनोबिस मॉडल कहते हैं, जो कि सेकंड 5 ईयर प्लान है, ठीक है। उसके बाद थर्ड प्लान 1961 में आया, जो अगेन जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रिसाइड किया गया, जिसे बाद में लाल बहादुर शास्त्री ने अ, आगे पहुंचाया, और जिनका जो इम्पोर्टेंट एम था वो था सेल्फ रिलायंस होना, कि भाई अब जो है बैटल्स वॉर्स वगैरह हो रहे हैं, सूखा पड़ रहा है, तो हम किसी और देश पे डिपेंड ना होकर खुद से यदि कुछ डेवलप कर पाए तो। नेक्स्ट था फोर्थ 5 ईयर प्लान, जो कि इंदिरा गांधी जी लेकर आए, जो फोकस था अगेन सेल्फ रिलायंस पे, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी पर, और ग्रीन रेवोल्यूशन को स्ट्रेंथन करने के लिए 1969। उसके बाद आया फिफ्थ ईयर प्लान, और वो था 1974 टाइम पीरियड, जिसे लेकर आए टीपी धर। उन्हें सपोर्ट किया इंदिरा गांधी ने, और कहा गया कि भाई गरीबी हटाओ का अभियान चलाओ और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, ठीक है। उसके बाद आया सिक्स्थ ईयर प्लान। सारे ही प्लान के बारे में डिस्कस कर रही हूँ, जिससे क्वेश्चन बन सकता है। सिक्स्थ ईयर प्लान 1980 में आया, अगेन अंडर इंदिरा गांधी, और उसके बाद संभाला मोर्चा राजीव गांधी जी ने, जिन्होंने फोकस किया कि पॉवर्टी को हटाना बहुत जरूरी है और टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन भी इम्पोर्टेंट सेक्टर है। सेवेंथ 5 ईयर प्लान 1985 में आया, जिसे राजीव गांधी लेकर आए, और उसके बाद एट्थ प्लान आता है, जिसपे क्वेश्चन कई बार बना है, और वो है पीवी नरसिम्हा राव द्वारा और डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा लाया हुआ प्लान, जिसमें एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, ग्लोबलाइजेशन की बात हुई, लिबरलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ, और प्राइवेटाइजेशन भी इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद नेक्स्ट प्लान था नाइन्थ प्लान, जो अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह जी के साथ में आता है। यहाँ पर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात होती है, एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, और ह्यूमन डेवलपमेंट की भी बात होती है। फिर नेक्स्ट प्लान था ट्वेल्थ 5 ईयर प्लान, जो कि था नीति आयोग, जहां पर प्लान किया गया, ठीक है, मनमोहन सिंह के द्वारा स्टार्ट किया गया, जहां पर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हुई, ठीक है। और प्लानिंग कमीशन इसके बाद में 5 ईयर प्लान को नाम चेंज करके प्लानिंग कमीशन नाम दे दिया गया, ठीक है जी। मतलब अब हर बार 5 ईयर प्लान के बजाय एक डिपार्टमेंट प्लानिंग कमीशन ही बना दिया गया। तो ये आपके जो प्लान्स हैं, इसकी डेट, इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी, और किस किस चीज पर फोकस रहा, ये तीन बातें तो आपको याद होनी ही चाहिए। द कमिटी फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वाज हेडेड बाय। तो प्रश्न यहाँ पर है कि नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो कि इस्टेब्लिश की गई, उस कमेटी के हेड कौन थे? जी पार्थ सारथी, जी रवि रेड्डी, हरि गौतम, के एल श्रीमली। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर होगा? लेट्स चेक। ओपन यूनिवर्सिटी पे क्वेश्चन हर बार बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी कब बनी है। यूनिवर्सिटी पे जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, एक तो क्रोनोलॉजी, ठीक है, क्रोनोलॉजी आती है, 2023 में भी आया हुआ है ऑन यूनिवर्सिटी। ओके, पहले कौन सी यूनिवर्सिटी थी? ओके, तो उसके लिए आपको जो यूनिवर्सिटी का था वो तो आप याद रखोगे कि डी एन, के डी एन वाला जो नाम है, इसे याद रखो, कलकत्ता, ठीक है, दिल्ली और नागपुर। तो ये क्रोनोलॉजी में आता है जब हम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पर क्वेश्चन हो रहा है ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है। मैं साथ साथ में आपको दोनों चीजें बता रही हूँ, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। अब ये जो ओपन यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन था, नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये स्टैब्लिश की गई 1974 में, एक कमेटी आई थी, ठीक है, 1974। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको बिल्कुल जरूर याद से कीजिएगा।
ठीक है? पूछा जा रहा है कि ये कमेटी के जो प्रेज़िडेंट है कौन है? तो सही आंसर है जी पार्थसारथी। ओके। 1974 में ये कमेटी आई है, जहाँ जी पार्थसारथी जो हैं उस समय वाइस चांसलर थे जेएनयू के, ठीक है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के, तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि भई ओपन यूनिवर्सिटी इंडिया में खोलना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया जिसके बाद ओपन होता है इग्नू, ठीक है? इग्नू होता है जो कब ओपन हुआ है 1985 में, ठीक है? और ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना चाहिए। तो अगर पूछा जाए फर्स्ट नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी तो आंसर वुड बी इग्नू। और किसकी कमेटी पे या किसके रिकमेंडेशन पर? तो जी पार्थसारथी की कमेटी 1974 में आई थी। तो इस हिसाब से ये आंसर एक-दूसरे से कैसे कनेक्ट है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। सो टर्ब्यूडिटी का मतलब क्या होता है कि जब हम अशुद्धता की बात करते हैं कि किसमें कितनी अशुद्धता पाई गई है। तो यहाँ पर ठीक है, पूछा जा रहा है कि इसमें से सबसे ज़्यादा वह कौन-सा पानी है जिसमें सबसे ज़्यादा अशुद्धता पाई जाएगी? ड्रिंकिंग वाटर में, पीने वाले वाटर में, मडी वाटर में, क्लियर लेक वाटर में या फिर ओशियन वाटर में? तो ऑटोमैटिकली आप आंसर करेंगे मडी वाटर ऑफ कोर्स, ठीक है? क्योंकि ओशियन वाटर अगर आप टिक करते हैं तो उसमें कुछ ट्रिब्यूडिटी तो होती है, बट कुछ सेडिमेंट्स की वज़ह से वो क्लियर दिखाई देता है, ठीक है? तो इसे मडी वाटर से तो थोड़ा लोअर ही माना जाएगा, लेकिन हाईएस्ट अगर अशुद्धता पाई जाएगी, तो वो मडी वाटर में पाई जाती है क्योंकि इसमें बहुत सारे सस्पेंडेड ऑयल आपको मिलेंगे, ठीक है? सस्पेंडेड सॉइल मिलेगा, ठीक है? बहुत सारे मिक्स्ड ऑयल भी होते हैं और उसके बाद आपको कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी उसमें रहते हैं, तो बहुत सारी बातें हैं, सॉल्ट है, क्ले है, बहुत सारे मेटल्स हैं, जो इसमें आपको मडी वाटर में मिलते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो अशुद्धता है, वो मडी वाटर में ही पाई जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। मुझे मालूम है बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पर ओशियन वाटर ही आंसर दिया होगा, बट ये आंसर जो है गलत होगा, मडी वाटर वुड बी राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्ट्रैटेजीज ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। अब देखो क्वेश्चन तो सिंपल दे दिया कि कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में दे दिया, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको इंक्लूसिव कोऑपरेटिव लर्निंग जहाँ पर सब एक साथ सीख रहे हैं, सब एक साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर है कि इनमें से कौन-सी स्ट्रैटेजी है जो कोऑपरेटिव लर्निंग की तरफ आपको इशारा करती है? रैली कोच का मतलब होता है जहाँ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पेयर्स में काम करते हैं, ठीक है? इन सबको आप लिख लीजिएगा क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि रिपीट आने वाली टर्म्स हैं, ठीक है? रैली कोच जहाँ पर आप स्टूडेंट्स जो हैं वो वर्क करेंगे पेयर्स में, वर्क इन पेयर्स, ओके? यहाँ पर आप एक बंदा मतलब कोच बन जाएगा, बाकी आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, इस तरह से पेयरिंग में काम होगा। टॉकिंग चिप्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कैसे मतलब एक एग्ज़ाम्पल समझिए कि एक-एक को टोकन दिया जाए, इक्वल आपको पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाए कि हाँ, चलो अब तुम बोलो इस बारे में, ठीक है? तो इक्वली यहाँ पर चांसेस मिलेगा आपको पार्टिसिपेट करने का, इक्वली पार्टिसिपेशन, ठीक है? फिर है शेड्यूल करना, तो शेड्यूल जो होता है वो तो होता है किसी भी चीज़ का मीटिंग शेड्यूल करना या फिर किसी भी चीज़ को परफेक्ट करना। तो यहाँ पर शेड्यूल का मुझे थोड़ा-सा डाउट है, तो शेड्यूल को हम थोड़ा-सा साइड कर देते हैं, ठीक है? राउंड टेबल कहें तो बिल्कुल राउंड टेबल बहुत हेल्प करती है, चारों तरफ आपके जो हैं वो स्टूडेंट्स जो हैं अगर सिटिंग है उनका, तो वो डिस्कशन में हेल्प मिलती है, वो कोऑपरेटिव लर्निंग की तरफ हेल्प मिलती है, तो बिल्कुल राउंड टेबल भी मुझे सही लग रहा है। थिंक पेयर शेयर का मतलब होता है कि आप जो हैं पहले किसी भी चीज़ को अगर डिस्कस कर रहे हैं तो उसको सोचें, उसको समझें, डिस्कस करें और उसके बाद अपने जो थॉट्स हैं वो शेयर करें। तो इस तरह से अगर मैं कहूँ सी को अगर हटा दिया जाए तो ए, बी, डी, ई यानी ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो सकता है। ठीक है? आई होप कि आपने राइट आंसर ही किया होगा टिक। ओके, यहाँ पर ये स्टूडेंट ने ये आंसर गलत दे दिया है। बस यहाँ पर देखिए थोड़ी गलती हमसे हो जाती है क्योंकि हम लोग क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं ठीक से, तो बस वहाँ पर गड़बड़ होगा। बट डोंट वरी, आई होप ये एनालिसिस आपकी मदद ज़रूर करेगा आपके फर्दर तैयारी में, ठीक है?